ओके, सो स्टार्टिंग विद दिस सॉल्यूशन, हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि सवाल क्या है. सो ओवर हियर द क्वेश्चन इज अबाउट अ कंप्यूटर स्टोर्स data temporary in random access memory. RAM is one of the primary storage. Give one another example of primary storage. अब यहाँ पर बच्चों ने एक नंबर का सवाल है, मिस्टेक्स नॉर्मल पॉसिबल है इसके अंदर. अब देखो उसने आपसे यहाँ पर बात ऑलरेडी उसने एक बात मेंशन कर दी है. क्या मेंशन कर दिया? रैम इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी स्टोरेज. अगर हम नॉर्मल हमारी प्राइमरी स्टोरेज की बात करते हैं तो हमारे पास दो हैं. एक होती है रैम और दूसरी हमारे पास क्या होती है? रोम, जो कि हमने चैप्टर्स में डिस्कस की है. रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी. सो गिव अनदर एग्जांपल ऑफ प्राइमरी स्टोरेज. ऑलरेडी वन एग्जांपल उसने यहाँ पर इस्तेमाल कर ली है. तो नेक्स्ट वाली जो हमारे पास बची वो कौन सी बची? रोम बची. तो हमारे पास यहाँ पर आ गया सेम रोम. ठीक है. स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर वी हैव टू मेजर कैटेगरीज, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज. प्राइमरी स्टोरेज is like about two categories, RAM and ROM. Secondary storage like hard drive, SSD or flash drive, USB flash drive, ठीक है, then CD, DVD, Blu-ray, ये हमारी सारी क्या थी? वो सेकेंडरी स्टोरेज थी. अगर इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन अबाउट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी इज एसेंशियल, जिसकी ज़रूरत सबसे पहले आपको है. ठीक है. जब पहली ज़रूरत पूरी होगी तो फिर आप अपने सेकेंड स्टेज पे जाओगे. तो हमारे पास प्राइमरी वो जो कंपलसरी एसेंशियल फेज के ऊपर हमें चाहिए होती है, और सेकेंडरी आपकी वो जो कि उसको सपोर्ट करने के लिए आपको चाहिए. नॉर्मली हमारे फ़ोन्स वगैरह में क्या होता है कि हम बोलते हैं रैम एंड रोम. ये प्राइमरी हमारे फ़ोन में है. फिर हमें उसने एक और ऑप्शन दिया हुआ है कि हम सेकेंडरी स्टोरेज अटैच कर सकते हैं. SD कार्ड का ऑप्शन हमारे फ़ोन्स में होता है कि हम SD कार्ड लगा कर क्या कर सकते हैं? अपने फ़ोन की स्टोरेज को इंक्रीज कर सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, give one reason why the data is only stored temporary in the RAM. अगर नॉर्मली हम बात करते हैं तो सवाल तो बहुत आसान है. हमें एक रीजन बताना है why data is only stored temporary in the RAM. और जब रीजन लिखने भेजोगे ना तो हम लिखेंगे कहानियां. हमें जो एक्चुअल वर्ड यहां पर सवाल का है, उसने बोला भाई वन रीजन आप बताओ कि भाई ओनली स्टोर्ड करता है टेम्परेरी इन रैम. अब रैम क्या है? हमें यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो डेफिनेशन आपकी जो निकलेगी, ये जो मेन कोर पॉइंट यहाँ पर आपके पास क्या है? वो रैम है. जो कोर पॉइंट आपके पास क्या है? रैम है. क्या अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई रैम हमारे पास क्या है? रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी. वॉलेटाइल का मतलब क्या है? टेम्परेरी हमारे पास है. बट जिसका सबसे इंपॉर्टेंट मतलब हमारे पास क्या है कि हम इसको बोलते हैं कि भाई कि ये रिक्वायर करती है आपके कांस्टेंट पावर सप्लाई की. ठीक है. जो मेंटेन कर रहा है आपके स्टोर डेटा को. वंस द पावर इज टर्न ऑफ, द डेटा क्या हो जाएगा? आपका इज लॉस्ट. तो हम जब कभी भी यहाँ पे बात करते हैं कि भाई हम टेम्परेरी मेमोरी की बात कर रहे हैं, और टेम्परेरी मेमोरी जो है वो क्या कर रही है? आपकी वॉलेटाइल है. डेटा आपका लॉस हो जाता है व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ. ठीक है. ये रेगुलरली क्या कर रहा होता है? आपके डेटा को रिप्लेस कर रहा होता है. ठीक है. यहाँ हम बोल सकते हैं कि भाई चेंज करता है वैल्यूज को. ये क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है. इसमें फिक्स वैल्यू स्टोर नहीं होती. आज अगर हमें कोई PDF ओपन की है तो वहाँ पर एक रैम की ज़रूरत है. तो वो PDF अगर हमने ओपन की तो टेम्परेरी तौर के ऊपर ओपन की. कोई भी एप्लीकेशन हम रन कर रहे हैं तो वो टेम्परेरी तौर के ऊपर हम रन कर रहे हैं. अगर इलेक्ट्रिसिटी जाती है, हमारा लैपटॉप या फ़ोन ऑफ होता है, तो वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक रीज़न हमें बताना है इसका, और जो अप्रोप्रिएट रीज़न यहाँ पर सूट करता है वो ये करता है कि भाई आपके पास जो है वो क्या करता है? ये रिक्वायर करता है आपका कांस्टेंट पावर को. ठीक है. पावर सप्लाई को, जो क्या करता है? मेंटेन करता है स्टोर डेटा को. ठीक है. वंस द पावर इज ऑफ, देन द डेटा इज गोइंग टू बी लॉस. या फिर इसको और अच्छे अल्फाजों में अगर हम बात करें तो हम इजी और बोर अच्छे पावर में देखिए, डेटा इज लॉस व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ. तो आप बहुत सिंपली यहाँ पर जो है वो मेंशन कर सकते हैं. सो हम यहाँ पे लिखते हैं डेटा data is lost when power is
run off. Next part is very simple. The denary number is 19 and 230 are converted to binary. कौन सी वैल्यू गिवन है हमारे पास यहां पर? डेनरी नंबर गिवन है जिसको हमें कन्वर्ट किस में करना है? बाइनरी नंबर में करना है. ठीक है, टू स्टोर्ड इन अ रैम. कन्वर्ट द टू बाइनरी टू टू डेनरी नंबर्स. देखो यहां पे भी मेंशन किया है, टू डेनरी नंबर्स इनटू बाइनरी. The most common mistake by the students in the CI examination, they did not read the question properly. उन्होंने देखा डेनरी का वर्ड है, जो मर्जी आई उन्होंने वहां पर कर दिया. ऐसा नहीं, आपने सवाल को देखना है कि डेनरी में है, कन्वर्ट किस में करना है? हमें बाइनरी के अंदर करना है. There are two methods which you can easily use it. Number one method is simple कि you can use the LCM, या फिर हम हमारा जो बिट पैटर्न मेथड है हम उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, bit pattern method is the easiest which I feel, but maybe you can do your LCM method as well क्योंकि बाइनरी में जाना है. So हम यहाँ पे करते हैं भाई 1 2 4 8 16 32 64 and 128. We have to fit 19 over here. So it's very simple. 16 plus 2 is 18 plus 1 is 19 and the rest of the value is going to be 0. लाइक आपने सिंपली क्या करना था यहाँ पर आसान इसमें कि 19 है और जब भी हम ये देखते हैं कि भाई जो 19 वैल्यूज है वो हमारे कौन कौन से नंबर्स को ऐड करके आ जाएगी. ये शॉर्टकट है, अदरवाइज आप एलसीएम से करोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा. ठीक है. अच्छा, अब इस सवाल के अंदर ये चीज़ मेंशन नहीं है कि आपको आंसर कितने बिट्स में लिखना है, तो आप 8 बिट्स में लिखो या जितना आपका आंसर आ रहा है उतने में लिखो, कोई पाबंदी इसके ऊपर आपको गिवन नहीं है. सो आवर फर्स्ट आंसर इज 0 0 0 1 0 0 1 एंड 1. ये हमारा आ गया 19 का आंसर. ये हमने 19 को सॉल्व किया. अब हम सॉल्व कर रहे हैं 230 को. 1 2 4 8 16 32 64 128. अगर 16 बिट्स का दिया तो आप वहाँ पर जो है वो 8 बिट्स ओवर एड कर दोगे क्योंकि 8 बिट्स में हमने आंसर लिखा तो 8 बिट्स ओवर एड हो जाएंगी वहाँ पर इधर. ठीक है. सो 32 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 128. यस. सो हम माइनस कर देंगे 128 को इसमें से. रिमाइंडर क्या बचा? 2 एंड 1 एंड 1. ठीक है. 112. सो 112 इज ग्रेटर देन 64. यस. देन रिमाइंडर क्या बचा? 12 में से 8 एंड आपके पास यहाँ पे कितने आ गए आपके पास? देन 128 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास गया 10. ठीक है. 10 में से 8 गया 2 और हमारे पास अब कितने बचा? 102. राइट. अब 102 में से 64 माइनस करो, फाइनल क्या बचा? जल्दी से 38 हमारे पास आ गया. राइट. सो इस 38 इज ग्रेटर देन 32. यस. तो अब हमारे पास जब 32 में से हमने मार्क्स किया तो हमारा फाइनल आंसर क्या बचा? 6. तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 1 1 1 0 0 1 1 एंड 0. ठीक है. क्योंकि 6 बचा था. 6 अब हमारा आखिरी कब के ऊपर आएगा? जो हमारे पास आखिरी की वैल्यूज यहाँ पर मेंशन है. ठीक है. So we have to do with the LCM. 230, 2 again, 2 1s are 2, 2 1s are 2 and then 2 5s are 10. Remainder क्या बचा हमारे पास? 0. Then 2 5s are 10 and 2 7s are 14. Remainder क्या बचा हमारे पास? 1. Then 2 2s are 4 and 8. Remainder क्या बचा? 1. 2 14. रिमाइंडर क्या बचा? 0. 2 7. रिमाइंडर क्या बचा? 0. 2 3 6. रिमाइंडर क्या बचा? 1.
एंड देन 2 1s are 2, रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 1, एंड देन यू हैव टू राइट योर आंसर इन अपवर्ड पोजीशन. तो सी 1 1 0 0 1 1 0, सेम आंसर हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेट हुआ. ठीक है, तो आप एलसीएम का मेथड यूज करो या बिट पैटर्न यूज करो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो. हाँ, अगर आप एलसीएम का मेथड यूज करते हो तो कभी इसमें बिट्स 7 बिट आंसर आता है, कभी पूरा 8 बिट आंसर आएगा. ठीक है, तो आपने क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन ने वहाँ पर 8 बिट आंसर बोला है या जो भी हमारी मर्जी है. तो जैसे अगर हम यहाँ पे सवाल देखें तो इसमें हमें इसने कहीं पर भी ये बात मेंशन नहीं करी है कि आप क्या इस्तेमाल करो 8 बिट में आंसर लिखना. उसने बोला हमें डायरेक्ट आंसर मेंशन करना है, तो सिंपली हमारा आंसर यहाँ पर मेंशन हो जाएगा. सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन इज वेरी सिंपल. हेक्साडेसिमल नंबर किसके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है? हेक्साडेसिमल के अंदर 2 हेक्साडेसिमल वैल्यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी वंस अगेन, 35 and 8AD. तो जब कभी भी हम यहाँ पर बाइनरी की बात करते हैं, हेक्साडेसिमल की बात करते हैं, तो हेक्साडेसिमल का इंडिविजुअल ग्रुप एक डिजिट क्या कंसीडर करता है? सिंगल ग्रुप को कंसीडर करता है. तो हम यहाँ पर ले लेते हैं नंबर्स को. सो दिस इज फॉर 35 एंड दिस इज गोइंग टू बी 8AD. सो 5 का हो गया हमारा ग्रुप 1 इक्वल टू 5 एंड ग्रुप 2 विल बी 3. So 1 2 4 8, 1 2 4 8. Again we have to adjust the 5 over here. So if I write this one 0 1 0 1 0 0 1 1, so is it correct? क्या यहाँ पे हमारी चीज तरीके से हम लिख सकते हैं, राइट? और हमारा फाइनल आंसर फिर क्या होगा? कंबाइन 0 0 1 1 0 1 0 1. ठीक है, इसमें जाते हैं हमारे पास ग्रुप 3 हमारे पास है 8, ग्रुप 2 हमारे पास है A जो कि बराबर किसके होता है? 10 के. ग्रुप 1 हमारा क्या है? D किसके बराबर होता है? अगर कंफ्यूजन हो कहीं पे भी पेपर के अंदर, रिकन्फर्म लाजमी करना. लाइक कि 9 के बाद क्या आता है? A B C D E F. 10 11 12 13 14 एंड 15. समटाइम क्या होता है कि आपने कैलकुलेशन बिल्कुल सही लिखी है, आपने वैल्यू गलत लिख दी. कि अक्सर बच्चे सी और डी को रिप्लेस कर देते हैं. सी के ऊपर वो अक्सर जो है वो 11 कर देते हैं और डी को क्या कर देते हैं? 12 कर देते हैं. तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? गलत ही कंसीडर होगा. सो 1 2 4 8, तो 13 हमारे पास यहाँ पर आ गया. 1 2 4 8 1 2 4 8. सो 8 0 0 0 10 13 8 प्लस 12 4 12 0 1. ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या है? 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1. सेकेंड मिस्टेक, आपने सॉल्व करा, आप कॉन्फिडेंट हो गए, आपने बोला ठीक है भाई मेरा सवाल हो गया, मुझे इसमें से दो नंबर मिल गए. यू फॉरगेट टू राइट योर आंसर ऑन द राइट प्लेस. देखो इसने यहाँ पे क्या मेंशन किया है? वर्किंग स्पेस है ये. आपका राइट आंसर कहाँ मेंशन करना है? ऊपर आपने मेंशन करना है. 0 0 1 1 0 1 0 1 and second one is 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1. तो आपने आपका आंसर फाइनल जगह पर लिखना जरूरी है. ठीक है, डू नॉट डू दिस टाइप ऑफ द मिस्टेक कि आपने सब कुछ सही किया हुआ है और ना आपने क्या किया, आपने आकर गलत जगह पे उसका जवाब मेंशन नहीं किया, वर्किंग की आपने छोड़ दी, फाइनल आपने आंसर कंसीडर नहीं किया. फाइनल आंसर आपकी जो वर्किंग होती है वो रेफरेंस होती है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस है कि बच्चे ने जो है वो कैलकुलेट करके किया है या नहीं किया, या बेनिफिट ऑफ डाउट आ रहा है, या किसी चीज़ के ऊपर कोई दूसरा प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पे ये वर्किंग आपको हेल्प आउट मिलेंगी, जो भी मेथड आप इस्तेमाल करो. ठीक है, तो वो मेथड आपने वहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी होता है कि आपका आंसर कैसे आए. गॉट इट? ऑल क्लियर बच्चों? ओके, नेक्स्ट पार्ट, इजी क्वेश्चन अगेन. द 8 बिट बाइनरी नंबर्स. ठीक है, जो हमें 8 बिट बाइनरी नंबर दिए हुए, एक ये रहा और एक ये रहा, स्टोर इन अ रेंज. द बाइनरी नंबर आर एडेड टुगेदर. Add the two binary number using a binary addition
हमें क्या इस्तेमाल करना है, बाइनरी एडिशन का जो टेक्निक है उसको यूज करना है। गिव योर आंसर इन द बाइनरी, यू मस्ट शो ऑल योर वर्किंग। अब यहां तो आपकी कंपलसरी हो गई जितनी भी वर्किंग आपने दिखानी, ठीक है, आपके जितनी भी वर्किंग है आपने वो यहाँ पर करके इसको दिखानी है। डायरेक्ट आंसर वैसे तो इसका बहुत सिंपल सी वर्किंग है, कोई ज़्यादा बड़ी वर्किंग नहीं है, फिर भी जिसको अगर ये एडिशन में प्रॉब्लम हो रही है तो देन वी कैन डू वन टेक्निक ओवर हियर। जब भी हम बाइनरी एडिशन करते हैं इस टेबल को याद रखना, 0 + 1 = सम एंड कैरी। तो जब भी दो नंबर्स हैं उसमें एक 0 और एक 1, वट एवर द पोजिशन डजेंट मैटर, कि आपकी पोजीशन कहाँ पर है, कौन सी पोजीशन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले 0 या पहले 1 है, बस दोनों में से कोई एक 1 एक 0 आपस में ऐड हो रहे हैं, तो सम आपका क्या होगा 1 और कैरी क्या होगा 0, मतलब कैरी में कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आपका आंसर 1 + 1 है तो आपका सम क्या हो जाएगा 0 और कैरी क्या हो जाएगा 1। अगर तीनों 1 आपके पास आ रहे हैं, 3 1 आपके पास आ रहे हैं, तो सम भी आपका 1 हो जाएगा और कैरी भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये तीन चीजें आपने याद रखनी है बाइनरी एडिशन में। जब तक ये चीजें आपको याद है अब तक आपका बाइनरी एडिशन कभी भी गलत नहीं होगा। सो आई मेंशन ओवर हियर एंड वी कैन डू सॉल्यूशन। सो पहला हमारे पास क्या है 0 1, मतलब 1 और 0 आपस में ऐड हो रहा है, तो हमारा सम क्या हुआ 0 और कैरी क्या है 0 ही है हमारे पास, नहीं भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों 0 आ गए, इसका मतलब सब कुछ 0 है, आपका कैरी भी 0 और सम भी 0। अगेन एक 1 है तो आपका आंसर नीचे क्या आया 1 0 देन 1 और फिर 0 ऊपर गया, फिर सब क्या हो गए 0 हो गए, देन अगेन 1। अब हमारे पास 2 टाइम्स क्या आ गए 1 आ गए, तो हमने अपना टेबल देखा 2 टाइम्स के अंदर क्या है 0 का मतलब सम और 1 कैरी हो जाएगा, तो हमने नीचे लिखा 0 और 1 क्या हो गया कैरी हो गया। अब जब नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर हम आए तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ 3 1 एक साथ आ गए, तो 3 1 जब एक साथ आएंगे तो सम भी 1 होगा कैरी भी क्या होगा 1 होगा, तो हमने 1 लिखा और ऊपर कैरी भी क्या हो गया आपका 1। अब इन तीनों में देखो क्या आपके पास है 1, आपके पास ये आंसर इसका आ गया। इस टेबल की मदद से, तो ये 3 आपके पास जो बड़ा 2 टेबल है ना 2 डिजिट 3 डिजिट में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर आप ये 3 टेक्निक याद कर लेते हो, 0 जब होगा तो इसका मतलब सब कुछ 0 ही है, एक 1 होगा तो सम भी 1 होगा कैरी 0 हो जाएगा, और अगर हम 1 1 की बात करेंगे तो सम 0 हो जाएगा और कैरी क्या हो जाएगा 1, और अगर हम 1 1 1 की बात करेंगे तो सम भी 1 होगा और कैरी भी हमारे पास क्या होगा 1 होगा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, सेकेंड पार्ट, एन ओवरफ्लो occurs when the two other 8-bit binary numbers are added together। मीन्स कि कोई ऐसा सवाल जिसमें ओवरफ्लो आए। देखो ओवरफ्लो में ऐसे मेंशन नहीं करता जब तक वो पूछे नहीं, जैसे इसने यहाँ पूछा है, जैसे इसने यहाँ पर हमारे पास लिखा है कि भाई ई में ओवरफ्लो अगर होता है तो आपने डायरेक्ट नंबर मेंशन करना है। लाइक हम एक सवाल लिख लेते हैं यहाँ पर और इसी सवाल को चेंज करके ओवरफ्लो में ले जाते हैं। 0 हम यहाँ पे करते हैं 1 1 1 0 0 1 0 1, सो हम नीचे लिखा 0 0 0 0 1 1 1 एंड अगेन 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखना ये क्या होता है। 0 हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, इधर 0 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, यहाँ 1 आया, यहाँ पे कैरी गया, यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया। अब क्योंकि 3 दफ़ा 1 आते तो सम भी 1 होगा और कैरी भी 1 होगा, तो ये कैरी की जो 1 है ये डायरेक्टली यहाँ पर आपके पास क्या होगा लिखा जाएगा। बेसिकली ये कब होता है कि जो गिवन वैल्यू आपके पास है वो एक्सीड कर जाए। हमारा आंसर कितना था, क्वेश्चन कितने थे 8 बिट्स थे, बट हमारा आंसर कितने बिट्स आ रहा है 9 बिट्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये ओवरफ्लो वाली बिट हमारी क्या है 9 बिट है। तो इसको आपने हटाना नहीं होता, आपने वहाँ मेंशन करना है, बेशक आपकी 9 बिट बन रही हो।
अगर कोई ऐसा सवाल आता भी है जिसमें एक बिट आपकी ओवरफ्लो हो रही है, मतलब कि एक्स्ट्रा हो रही है, आपने अपने आंसर में उसको मेंशन करना है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जामिनर आपसे सवाल बोलेगा, जैसे इसने यहां पर दिया है, एन ओवरफ्लो अकर व्हेन द टू अदर 8 बिट बाइनरी नंबर्स आर एडेड। अब देखो, अदर नंबर की बात कर रहा है, इसका मतलब है इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, एज आई डिड द सॉल्यूशन और एडिशन, आई डिड नॉट फाउंड एनी ओवरफ्लो बिट, सो देयर इज नो ओवरफ्लो कोड अवेलेबल। ठीक है, आपके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं करना आपको, क्योंकि उसने आपको बोला है अदर टू, कि कोई और दो नंबर आपस में क्या हुए, ऐड हुए। एक्सप्लेन करो वाई द ओवरफ्लो एरर अकर्ड। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि ये अकर कब होता है कि जो बाइनरी एडिशन हमारा है वो एक्सीड कर दिया जाए या एक्सीड हो जाए अपनी मैक्सिमम वैल्यू को। ठीक है, जितनी भी बिट्स वो होल्ड कर रहा है उससे क्या हो जाए, वो एक्सीड हो जाए, तो वहां पर आपके पास क्या आएगी, आपकी ओवरफ्लो बिट आएगी। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या था, 8 बिट था, बट हमारा फाइनल आंसर कितने बिट्स आया, 9 बिट्स आया। जिसने क्या किया, आपके 255 को क्या कर दिया, एक्सीड कर दिया, 8 बिट्स को एक्सीड कर दिया। ठीक है, 2 पॉइंट्स का आपके पास ये क्वेश्चन है, तो हम लिखते हैं कि भाई एन ओवरफ्लो error occurs when the result of binary addition exceeds the maximum value that the available number of bits can hold. This is the entire explanation. ठीक है, अगर आप पेपर में यहाँ तक लिख देते हो तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा। ठीक है, वैसे तो जस्टिफाइबल आपका आंसर है, हमने यहाँ पर मैक्सिमम पार्ट की बात की, एडिशन आता है, बिट्स की बात कर दी, अवेलेबिलिटी की बात कर दी है, बट यहाँ पर आपने उसको एक पॉइंट और मेंशन करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बताया था कि वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 255 बिट्स। क्यों? क्योंकि ये आपके पास क्या 8 बिट्स है। तो यहाँ पर हम ये बात कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट, द रिजल्ट इज ग्रेटर देन 255, क्योंकि 8 बिट्स को जब आपस में आप ऐड ऑन करते हो, ठीक है, जब हम उसको ऐड ऑन करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, 255 हो जाती है। तो अगर आपका आंसर 255 से बड़ा आ रहा है, मतलब 256 आ रहा है, ठीक है, तो वो वहां पर क्या करेगा, ओवरफ्लो को जनरेट करेगा। अब आप बोल सकते हो कि सर अगर ये मैं पहले पॉइंट लिख लूँ तो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप ये पॉइंट पहले लिखो, बाकी को बाद में लिखो, कोई सी पाबंदी नहीं है। आपने दो प्रॉपर पॉइंट वहां पर मेंशन करने जो कि अपना वैलिड पॉइंट रखिए वहां पर, जो कि हमारे पास यहाँ पर मेंशन है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द नेगेटिव डेनरी -22 इज स्टोर्ड इन द रैम। माइनस नेगेटिव भी बोला है और उसने साथ में क्या लगाया है, माइनस का साइन भी लगाया है। ठीक है, नेगेटिव डेनरी कैन बी रिप्रेजेंट एज अ बाइनरी using 2's complement. Give the 2 complements 8 bit registers. हमारे पास कितने बिट्स की बात कर रहा है, वो 8 बिट्स की बात कर रहा है, इंटीजर की, दैट वुड बी स्टोर फॉर डेनरी नंबर -22. You must show all your working. It's mean that it's a very compulsory one and you are not going to miss any working in this particular solution. अब आपकी वर्किंग छोटी हो बड़ी हो, जैसे आपको इजी रहे। और फाइनल आंसर आपने कहाँ लिखना है, नीचे उसने लाइन आपको बताई हुई है।
एक आसान नेगेटिव नंबर है, क्योंकि जब भी हम टू कॉम्प्लीमेंट्स की बात करते हैं तो एक होता है हमारे पास पॉजिटिव और एक होता है हमारे पास नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, लास्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू जो होती है उसके नीचे क्या लगा हुआ होता है, 1 लगा होता है। और वो किस में होती है, लाइक -128, और -128 के नीचे क्या होता है, 1 लगा हुआ होता है। पॉजिटिव में भी 128 होता है और उसके नीचे क्या लगा होता है, 0 होता है, ताकि हम बाकी की वैल्यू को सॉल्व करें। क्योंकि इसने ऑलरेडी आपको 8 बिट्स बोल दिया, तो हमारा काम आसान है। इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व हैं जो कि आसान भी हैं, जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है। सबसे पहले स्टेप पे आपने क्या करना है, +22 को कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी में। लाइक 1 2 4 8 16 32 64 128। सो हमारे पास कितना है, 22, 0 0 0, यस। रिमाइंडर कितना बचा, 6 0 1 1 एंड 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, डेनरी 1 आ गई हमारे पास। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, इन्वर्ट कर देना है इसको, इन्वर्ट द बाइनरी वैल्यू। 1 0 0 1 0 1 1 एंड 1, ठीक है। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, एड 1। मैं थोड़ा उस साइड भेजता हूँ ताकि हमें आसानी रहे। 1 0 0 1 0 1 1 1, एड 1 हमने कर दिया, यहाँ पर आपका 1 आ गया। सो 1 एंड 1, 0 एंड 1, आपका 1 आ गया, देन 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 1 1 और 1। ये बहुत सिंपल से स्टेप्स हमारे पास थे कि जिसमें हमने पॉजिटिव डेनरी को कन्वर्ट किया बाइनरी के अंदर। उस बाइनरी गिवन नंबर को हमने इन्वर्ट कर दिया, किस में, इन्वर्स कर दिया हमने एक और बाइनरी वैल्यू में। तीसरे स्टेप पे हमने क्या किया, ऐड कर दिया 1 को। तो जो फाइनल आंसर आपके पास आया वो क्या है, आपका कन्वर्टेड नंबर आ गया टू कॉम्प्लीमेंट्स का नेगेटिव। आप इसको अपना रिकन्फर्म करने के लिए आखिरी वैल्यू किया, देखो आखिरी वैल्यू ये जो कि माइनस में होती है 128, जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है। इसका मतलब है कि हमारी कैलकुलेशन क्या है, बिल्कुल सही तरीके से की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 2A। 2A के अंदर हमारे पास जो आया सवाल वो है, अ स्टूडेंट हैज एन इमेज फाइल। सो हमारे पास क्या इस्तेमाल हो रही है, कि इमेज फाइल है जो स्टोर है ऑन अ कंप्यूटर। ठीक है, द इमेज फाइल साइज हमारे पास यहाँ पे सॉरी इमेज बनी हुई है। द इमेज फाइल वॉज टेकन, कि हमारा जो इमेज फाइल है वो हम ले रहे हैं, ठीक है, उसने अपने पास लिया है। और साथ ही साथ जो चीज़ों को लेके चल रहे बता रहे हैं, द इमेज फाइल वॉज टेकन बाय अ डिजिटल कैमरा, कि आपके पास डिजिटल कैमरा ने एक पिक्चर ली है। टिक 1 बॉक्स शो वेदर अ डिजिटल कैमरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट आउटपुट और प्रोसेस। इस सवाल में जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो हीरो बन के क्या करते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और यूं। अगर आपने ये काम किया तो आपको मिलेंगे 0, ठीक है। आपने ये वाला काम नहीं करना। आपको जो बताया गया है, जो चीज़ उसने बोली है, क्या कराना है, हमें टिक लगाना है सही जवाब पर, क्योंकि डिजिटल कैमरा इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। तो द राइट आंसर इज ए, दैट्स इट। ब्रैकेट के अंदर, सॉरी बॉक्स के अंदर एक छोटा सा टिक, ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ हमारे पास यहाँ पर आ रही है। देन सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, the size of the image file is 3072. Give the size of the image file in KB byte.
KB बाइट की मकसद आ गया तो इसका मतलब है क्या 1024, ठीक है। और एक अगर हम बात करें, मतलब अगर एक बिट की बात करते हैं, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल लाइक 1024K बाइट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1 KB बाइट। क्या इस सवाल का जवाब देना मुश्किल होगा? क्योंकि यहाँ पे कितने 3072, एक के अंदर कितने होते हैं 10, तो वहाँ पर वो किलो बाइट की बोल रहा है। तो अगर हम किलो बाइट को रिवर्स लेकर आए, यहाँ पर अगर हम 3 कर दें कि भाई 3 किलो बाइट हमारे पास है, अब इसमें कितनी वैल्यूज आएंगी, तो आप इसको 3 टाइम्स जब ऐड कर लो 1024 एंड 1024, सो 12703, यही आंसर आ गया हमारा 3 टाइम के ऊपर जो यहाँ पे मेंशन है, ये जो हम बात कर रहे थे। तो 3 के ऊपर आंसर आया, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा 3। गिव द साइज ऑफ द इमेज फाइल इन KIB, सो 3 KIB bytes. This is your simple and sweet answer. Next question. State the number of nibbles in a byte. ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हमारे पास जो है वो 2 निबल्स इक्वल टू क्या होता है आपका, हमारे पास यहां पर आता है, सॉरी 8 बिट्स के हमारे पास 2 निबल्स होते हैं। 8 बिट्स के अंदर क्या होते हैं हमारे 2 निबल्स होते हैं। यहाँ पे वो बाइट की बात कर रहा है कि एक बाइट में आपके पास कितने निबल्स आएंगे, ठीक है। तो 1 बाइट की मकसद हमारे पास है ये, और एक निबल हमारे पास कितना आ जाएगा 2, कितने 8 बिट्स में कितने होते हैं हमारे पास 2 होते हैं, और यहाँ बाइट्स की बात कर रहा है, और 8 बाइट्स इज इक्वल टू क्या होते हैं हमारे पास बिट होता है, बाइट यानी कि बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, यहाँ 1 बाइट की बात कर रहा है। तो हमारा फाइनल कितने निबल्स हो गए यहाँ पर 2 निबल्स, ठीक है। अगर निबल्स की और डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो 1 निबल की जो इक्विवेलेंसी होती है वो होती है 4 बिट्स की, ठीक है, और 8 बिट्स इक्वल टू होते हैं अ बाइट, जो कि इसने यहाँ पूछा है 1 बाइट। तो इसका मतलब है कि 4 बिट्स के ऊपर अगर 1 है तो 8 बिट्स में कितने हो गए 2 निबल्स हो गए। तो जो वर्किंग में यहाँ कर रहा हूँ ये वर्किंग आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स, 8 बिट्स equal to 1 byte, which means 2 nibbles is equal to 8 bits and is going to be equal to a byte. So हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया 2 nibbles. Got it? Next one is the image file has a color depth of 32 bits. State what is mean by color depth of 32 bits. अब यहाँ पर कलर डेप्थ की बात आ रही है, तो हमें सबसे पहले तो ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि भाई कलर डेप्थ होता क्या है। कलर डेप्थ की अगर हम नॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो उसका मतलब होता है कि भाई ईच पिक्सल जो आपकी इमेज के अंदर है वो रिप्रेजेंट करता है एक बाइनरी वैल्यू को, और हर एक बाइनरी वैल्यू के अंदर एक कलर कॉम्बिनेशन आपका सेव किया जा सकता है, ठीक है। तो कलर डेप्थ जो है वो आपको वहां पर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। या फिर हम ये बात कर सकते हैं कि भाई जो आपका कलर डेप्थ है वो आपकी फाइल साइज को क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट अ डिफरेंट टाइप ऑफ द कलर्स, इट कैन स्टोर अ कलर हैज इंक्रीज, जो भी वैल्यूज आपके पास आ रही हैं आप उनकी बात कर सकते हो। या फिर हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि भाई 32 बिट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट ईच और 1 कलर इन द इमेज, जिसकी अप्रोक्स जो वैल्यू हमारे पास बनती है वो कुछ मिलियंस के अंदर जाएगी, क्योंकि 232 है और 2 के ऊपर 8 अगर हम लगाते हैं तो वो हमारे पास जो है वो आ जाता है अराउंड कोई 256
कॉम्बिनेशन लगाते हैं तो वो 16 बिलियन के ऊपर चला जाता है। 256 हमारे पास किस पे चलता है, 2 बिलियंस के ऊपर जाता है। तो यहाँ पर अगर हम 32 की बात करेंगे जो कि सेकंड स्टेज होता है, तो ऑलमोस्ट इसमें 4 या 4.5 बिलियन आपकी कलर कॉम्बिनेशन क्या किए जाते हैं, स्टोर किए जा सकते हैं। डिफरेंट कलर हमारे पास यहाँ पर है, अवेलेबल है कि आपकी अवेलेबिलिटी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं या कर सकते हैं। तो द बेस्ट हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि भाई इट मीन that each pixel in the image is represented by a binary that is 32-bit long. That is again 232 will approx 4 billion colors. ठीक है, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट आ सकता है, डिफरेंट कलर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो जितना अच्छा आप उसको चाह कर लिख सकते हो, एक पॉइंट है, या तो नीचे वाला पॉइंट लिख लो या फिर आप ऊपर वाले पॉइंट को वहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेकेंड पार्ट, द कलर डेप्थ ऑफ द इमेज फाइल इज चेंज टू 64 बिट्स। एक्सप्लेन व्हाट द इफेक्ट दिस चेंज हैज ऑन द इमेज। जैसे मैंने आपको बिट्स के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन दी, तो उसी में से जवाब यहाँ पर आएगा और ये बताएगा कि भाई आपका जब 64 हो जाएगा तो इमेज साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो गया। ठीक है, आपकी कलर एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए। या फिर आप ये कह सकते हो कि भाई जो कलर नॉमिनेशन आपकी कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा और अच्छी हो सकती है। तो वेन एवर वी टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो वहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि भाई फाइल साइज इज गोइंग टू बी इंक्रीज, फाइल साइज increases, ठीक है, because of 32 to 64 बिट्स। ठीक है, टोटल इंक्रीज होगा, आपकी सिग्निफिकेंट वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड के ऊपर हम बात कर सकते हैं, आपकी कलर एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ठीक है, कलर एक्यूरेसी के अंदर आपके पास आ जाएगा ग्रेटर डिटेल्स, हमारे पास आ जाती है ग्रेटर डिटेल्स इन कलर ट्रांजिशन। ठीक है, आपके पास बहुत सारे ऐसे कलर्स हैं जो डिस्प्ले पे आ जाएंगे, जो दिखते नहीं थे आपको, वो आप देखना शुरू हो जाओगे। तो ये दो पार्ट हमारे पास यहाँ पर मेंशन थे। नेक्स्ट पार्ट डी, द स्टूडेंट यूजेस लॉसलेस कंप्रेशन। अगेन देखो कौन सी कंप्रेशन हमारे पास है, लॉसलेस, टू कंप्रेस द इमेज फाइल। मतलब लॉसलेस के बारे में हमें पहले ही पता है कि ऐसा एल्गोरिथम जो फाइल में से किसी भी एक्स्ट्रा बिट एंड बाइट्स को डिलीट या रिमूव नहीं करता। एक्सप्लेन हाउ द इमेज फाइल इज कंप्रेस्ड यूजिंग अ लॉसलेस कंप्रेशन। जब भी इमेज के बारे में बात आए और उसके ऊपर लॉसलेस लगा हुआ है, तो इसका मतलब है इसमें लॉसलेस की जो टाइप है, लॉसलेस टाइप हमारे पास आती है जिसको हम कहते हैं RLE। ठीक है, जिसमें हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज स्टोर होती हैं। जब कभी भी हम RLE की बात करते हैं तो हमें एक चीज़ मालूम होता है कि ये ASCII कोड को इस्तेमाल कर सकता है। ये वर्ड जितने कॉमन वर्ड्स एक साथ लिखे हुए हैं उनको शॉर्ट करता है। और बहुत अच्छे अल्फाजों में अगर हम बात करें तो लॉसलेस कंप्रेशन इज ऑलवेज यूजेस एल्गोरिथम्स लाइक रन लेंथ इनकोडिंग, जो आइडेंटिफाई करता है एंड ग्रुप करता है रिपीटिंग पैटर्न्स को। इंसिस्ट ऑफ स्टोरिंग द डेटा
value, the number of the times it's repeat. No original data is discarded, allowing the file to be reconstructed exactly to its original state. क्योंकि वो डिलीट कुछ भी नहीं करता, वो उसको एक अपनी एस की वैल्यू से क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है. जैसे कि लास्ट डायग्राम के अंदर हम बात करें तो वहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ थी उसने एक पैटर्न बताया होता है. ब्लैक एंड वाइट का एक पैटर्न है और कलर का एक अपना पैटर्न है. दोनों पैटर्न्स को यूज़ करते हुए उसने वहाँ पर वो टास्क करके आपको दिखाया होता है कि आपने किस तरीके से उसको सॉल्व करना है. सो नाउ वी कैन से lossless compression uses algorithm that is RLE, run length encoding, to identify and group repeating patterns, वो पैटर्न्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं. of data, insist of storing every individual pixel data it stores डेटा वैल्यू जो कि बाद में रिप्लेस हो जाती है. एंड नंबर ऑफ टाइम it repeats. Allowing the files to be reconstructed exactly to its original state. So that's it for this one. 3 नंबर का सवाल है. 3 मेजर पॉइंट हमारे पास आ गए. एक आपने एल्गोरिथम बता दिया, दूसरा आपने रिपीटिंग पैटर्न्स के बारे में बता दिया, ठीक है, और साथ ही साथ आपने 2 बात की कि भाई इंडिविजुअल डेटा को पिक्सल को एक करता है ताकि नंबर ऑफ टाइम्स उसके साथ क्या हो जाए, लिंक हो जाए, अलाउ करता है फाइल को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए. ये आपके वो मेजर पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने होते हैं, जिनको आपने लाजमी मेंशन करवाना है. नेक्स्ट वन, a programmer writes a program to store and sort all the data for the book in her library, home library. The programmer uses a high level language to write the program. One reason, हमें क्या करना है, one reason देना है for writing the program using the high level language is easier and right. कि भाई one reason for the program using a high level language is it easier to read and write. Give 2 other, भाई easy to read and write के अलावा कोई भी 2 very common mistakes student do in this type of question also. वो सवाल उन्होंने पढ़ा कि भाई हाई लेवल लैंग्वेज का सवाल है, एंड इन द आंसर दे रिपीट द सेम थिंग कि भाई हमें जो 2 पॉइंट यहाँ मेंशन करने हैं वो 2 मेंशन आपने इस तरीके से करवाने हैं कि आपका वो ऊपर वाला पार्ट क्या हो, रिपीट ना हो.
रिपीट ना होने से मकसद ये कि आपने वहाँ पर ईजियर टू रीड एंड राइट का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। ईजी टू रीड एंड राइट का वर्ड इस्तेमाल नहीं करके आपने बाकी सारी चीज़ें क्या करनी है, मेंशन करनी है, ठीक है। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट okay, so whenever we talk about the other areas, we have a multiple type of the areas. We can say कि हमारे पास जो प्रोग्राम है, क्योंकि हम ईजियर को यूज़ नहीं कर सकते, राइट को यूज़ नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई ईजियर टू डीबग, ठीक है। ईजियर टू रीड एंड राइट को उसने मना किया था ना, डीबग करने को तो अभी भी आसान हमारे पास है। तो सेकंड पॉइंट के अंदर लिख सकते हैं भाई इट इज़ ईजियर टू डीबग द प्रोग्राम। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि भाई हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट होती है आपकी। मशीन इंडिपेंडेंट का मकसद ये होता है किसी हार्डवेयर बेस के ऊपर नहीं होती है हाई लेवल लैंग्वेज। या हम ये कह सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज में जो है वो इंसान जो है वो आपके लेस एरर्स जनरेट करता है। तो आप यहाँ पर 3 से 4 हमारी एग्जांपल्स बन सकती हैं, तो हम यहाँ पे 2 मेंशन करनी है, तो 2 हमारे पास बहुत सिंपल से हम लोग के पास आ जाता है। हम यहाँ पे पहले पूछते हैं कि भाई द प्रोग्राम जो आप प्रोग्राम लिखते हो हाई लेवल के अंदर इज मशीन इंडिपेंडेंट, कि किसी मशीन पे डिपेंडेंट नहीं होता। या फिर हम यहाँ पर एक और पॉइंट ये लिख सकते थे, मेक्स लेस एरर्स, ठीक है। या प्रॉपर जेन्युइन पॉइंट अगर हम लिखना है तो हम लिख सकते हैं इट इज ईजियर टू डीबग। डीबग का मतलब होता है कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास आ गई, कोई भी एरर आ गया है, उसको सॉल्व करना, उसको सही करने वाला पार्ट हमारे पास यहाँ पर आएगा, ठीक है। गॉट इट। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। द प्रोग्रामर यूजेस एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट टू राइट द प्रोग्राम। वन फंक्शन ऑफ द आईडी इज टू प्रोवाइड ट्रांसलेटर। उसने हमें बताया कि भाई एक उसका फीचर हमारे पास क्या है, फंक्शन क्या है, ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेट करता है ये। कंप्लीट द स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसलेटर, कि भाई कंप्लीट करने हमें ट्रांसलेटर के ऊपर। ट्रांसलेटर जो हमारे पास करता है वो होल प्रोग्राम करता है, हमारे पास ट्रांसलेट करता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। हमारे पास अगर हम बात करें तो ट्रांसलेटर जो है वो हमारी लाइंस को, कोड्स को पढ़ता है, बार बार लाइन बाय लाइन पढ़ता है, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए भी उसको क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डेटा आएगा, तो अब देखते हैं इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हमें फ़ायदेमंद की है। तो ऐसे सवालों में मिस्टेक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको लगती है सिमिलर है। जैसे हमने बात की थी कि हमें कुछ वर्ड्स हाईलाइट करने होंगे, जैसे कुछ वर्ड जिनका काम हमारे पास कुछ भी नहीं है, पेपर में इसको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपकी याद दिलाने के लिए कि भाई देखो हमें जो चीज़ इस्तेमाल नहीं की ऑल टुगेदर, ऐसा कोई वर्ड ट्रांसलेटर में इस्तेमाल नहीं आता, ठीक है। बाइनरी माइट बी देयर, एरर का वर्ड आता है। ट्रांसलेटर कभी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनाता, क्योंकि उसका काम क्या है, ट्रांसलेट करना है। इंटरप्ट ट्रांसलेटर का काम ही नहीं है, ठीक है। इंटरप्ट हमारे पास से कट गया। पार्शियल कोड भी हमारे पास काम इसका नहीं है, कोड पूरा होगा या छोटा होगा तो जैसे भी चलना है वो उस हिसाब से चलेगा। तो पार्शियल कोड का भी काम हमारे पास ख़त्म हो गया। हमने कहा सम भी ट्रांसलेटर से कोई रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज इसकी नहीं है, ठीक है। जब आपकी इसकी रिलेटेड टर्मिनोलॉजी नहीं है तो इसका मतलब है वो भी क्या हो गई, एक्सक्लूड हो गई। ट्रांसलेट के अंदर उसने वर्ड लिखा हुआ है ट्रांसलेटिंग, इसका भी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बाकी अगर बाकी के वर्ड देखें तो हमारे पास क्या बचे, ऑल बचा, असेंबलर बचा, ठीक है। असेंबलर भी ट्रांसलेटर के अंदर हो, क्योंकि इसने हाई लेवल की बात कर रहा है, ठीक है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्रामर यूज़ कर रहा है, तो प्रोग्रामर डायरेक्ट हाई पे बात करता है, तो इसकी भी ज़रूरत हमें ख़त्म हो गई। अब आते हैं हमारे पास सही चीज़ों पे। अ कंपाइलर ट्रांसलेट द डैश एट वंस। हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है,
होल कोड, कि वो पूरे प्रोग्राम को क्या कर देता है, एट वंस ट्रांसलेट करता है। तो पहली चीज हमारे पास क्या आ गई, होल कोड। एट वंस बिफोर डैश इट, भाई वो किसके बिफोर, वो पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने से पहले बात करते हैं ना, कि एग्जीक्यूट फाइल तो नहीं आएगा, एग्जीक्यूटिंग हमारे पास आ जाएगा वर्ड। एग्जीक्यूटिंग, अ कंपाइलर ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम एट वंस बिफोर एग्जीक्यूटिंग इट, वो पूरे प्रोग्राम को क्या करता है, आपके पास ट्रांसलेट करता है, बिफोर वो क्या करे, उसको एग्जीक्यूट करे। अ कंपाइलर प्रोड्यूस एन एरर, ठीक है, रिपोर्ट दैट डिस्प्ले डैश एरर्स, कि भाई ट्रांसलेटर के साथ हमारे पास जो बात कर रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे चीज़ें क्या आ रही हैं, इसने बोला भाई कंपाइलर क्या कर रहा है, जो कंपाइलर हमारे पास काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसलेटर के साथ जो चीज़ें हमने वहाँ पे एक्सक्लूड कर दी। अब हमारे पास जो बात यहाँ पे कर रहा है कि भाई ट्रांसलेटिंग, जो ट्रांसलेटिंग वाली बात हमारे, अ कंपाइलर प्रोड्यूस एन एरर रिपोर्ट दैट डिस्प्ले डैश एरर, ऑल एरर्स, ठीक है, ऑल एरर्स आ गए। तो कंपाइलर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, क्योंकि ट्रांसलेटर आपके पास ऑलरेडी था। अब ट्रांसलेटर को देखते हुए जो से रिलेटेड चीज़ें थी वो हमारी पास यहाँ पर हमने हटा दी, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हमने यहाँ पे बोल दिया भाई अ कंपाइलर ट्रांसलेट द डैश एट वंस, एग्जीक्यूटिंग इट हमारे पास आ गया। अ कंपाइलर प्रोड्यूस एन एरर रिपोर्ट दैट डिस्प्ले ऑल द एरर्स, वो जब अपने पास करता है क्या करता है, ऑल द प्रोग्राम्स की बात कर रहा है। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट द कोड। इंटरप्रेटर की एक बहुत अच्छी बात है, वो क्या करता है, लाइन बाय लाइन चलता है, लाइन बाय लाइन। An interpreter stop execution when and dash is found and continue once it is correct, कि भाई इंटरप्रेटर कब रुकता है, इंटरप्रेटर जब रुकता है जब किसी किस्म का एरर आता है। क्या आता है, एरर। जब तक एरर नहीं आ रहा है इंटरप्रेटर चलता जाएगा, लाइन बाय लाइन के प्रोग्राम को पढ़ेगा और अपना सॉल्यूशन वो दिखाता रहेगा, क्योंकि इसने पहले ही बता दिया था, हम जितनी बातें कर रहे थे कि भाई एक फंक्शन आपके पास यहाँ पर है, कंप्लीट द स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसलेटर, ठीक है। अब ट्रांसलेटर में क्या क्या चीज़ें आती है वो हमने यहाँ से कोशिश की कि हम उन चीज़ों को हटा दें जिसकी ज़रूरत नहीं है। जो ट्रांसलेट कर रहा है तो वो आपके पास क्या करेगा, तो हमने कुछ चीज़ें हटा दी। फिर हमने नीचे पढ़ा तो कंपाइलर के बारे में जिक्र किया था, कंपाइलर ट्रांसलेट करता है होल प्रोग्राम एट वंस, ठीक है, एग्जीक्यूटिंग करता है। अ कंपाइलर प्रोड्यूस एन एरर रिपोर्ट वेयर ऑल द एरर्स आर मेंशन। इंटरप्रेटर का नेचर क्या, वो लाइन बाय लाइन चलता है, और वो जब रुकता है जब किसी किस्म का एरर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। नेक्स्ट पार्ट, गिव टू अदर फंक्शन कॉमनली फाउंड इन आईडीई, जिसमें फंक्शन लिखा हुआ है और रोल लिखा हुआ है, 4 नंबर है, इसका मतलब फंक्शन का भी 1 नंबर है, रोल का भी 1 नंबर है। ट्रांसलेटर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, वन ऑफ द फंक्शन। दूसरे फंक्शन की बात करें तो कोड एडिटर हमारे पास आता है, रन टाइम इन्वायरमेंट हमारे पास आता है, एरर डायग्नोसिस हमारे पास आता है, ऑटो कंप्लीशन हमारे पास आता है, ऑटो करेक्शन हमारे पास है, ठीक है, ऑटो डॉक्यूमेंटर एंड प्रिंटिंग भी हमारे पास आता है। अब आपने यहाँ पे 2 वो पॉइंट मेंशन करने जो जिसमें आपको लगता है कि आप बेस्ट हैं, आप अच्छे से मेंशन कर सकते हैं। तो हम नॉर्मली बात करते हैं जो बहुत कॉमन हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, सबसे बेस्ट जो सबसे पहला हमारे पास इस्तेमाल होता है वो होता है कोड एडिटर। कोड एडिटर, कोड एडिटर का मतलब होता है अलाउस द प्रोग्रामर टू राइट
और चेंज द प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम कोड। सेकंड पे आप कुछ भी ले सकते हो, रन टाइम इन्वायरमेंट ले सकते हो, डायग्नोसिस ले सकते हो, कंप्लीशन लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे बोलते हैं भाई ऑटो कंप्लीशन। एरर डायग्नोसिस आ गया ना बेटा, वो एरर डायग्नोसिस हम वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सो ऑटो कंप्लीशन आ गया अपने पास। हमने ऑटो कंप्लीशन में लिखा कि भाई आप प्रोग्रामर starts a type a command word and the IDE suggests option for completing it। ठीक है, अक्सर टाइप करते हैं क्योंकि मैं हाथ से लिख रहा हूँ तो सजेशन नहीं आ रही। आप कीबोर्ड्स वगैरह पे भी देखते हो तो आपको करेक्शन का वर्ड दिख रहा होता है। आईडी क्या करता है, जब आप हाफ वर्ड लिखते हो तो वो आपको फुल वर्ड दिखाता है कि भाई आप ये लिखना चाह रहे हो या आप ये लिखना चाह रहे हो यहाँ पर। ओके, द नेक्स्ट वन, द प्रोग्रामर वांट्स टू प्रिंट अ लिस्ट ऑफ ऑल हर बुक्स ऑन पेपर। आइडेंटिफाई अ सुटेबल टाइप ऑफ द प्रिंटर दैट शी यूज टू प्रिंट दिस लिस्ट। अब इसमें आप लेजर जेट लिखो, इंकजेट लिखो, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं क्योंकि सिर्फ उसने क्या लिखा है कि उसने क्या करना है, प्रिंट करनी है, एक लिस्ट प्रिंट करनी है। तो अब आप यहां पर लिखते हो अगर लेजर प्रिंटर तो भी ठीक है, या अगर आप लिखते हो इंकजेट प्रिंटर तो भी आपके पास क्या है, जवाब ठीक है। उसने आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी, कोई डेफिनेशन नहीं मांगी है, उसने सिर्फ आपको बोला कि भाई आइडेंटिफाई अ सुटेबल टाइप ऑफ द प्रिंटर दैट शी कुड यूज टू प्रिंट द लिस्ट। आपने प्रिंटर की टाइप बतानी है तो लेजर। अगर आपने खाली प्रिंटर लिखा तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, गलत। लाइक आप सिर्फ प्रिंटर लिख रहे हो तो क्योंकि जवाब उसने आपको पहले ही बोल दिया भाई प्रिंटर, तो मेरे को मालूम है कि प्रिंटर की बात हो रही है। अब हमें टाइप बताना है, आप टाइप बताओ कौन से टाइप का प्रिंटर है। या तो आप सिर्फ सिंपल लिखो लेजर, क्या लिखो कि भाई आपने सिर्फ लिखा लेजर या फिर इंजेक्ट, तो भी आपका जवाब क्या होगा, सही होगा। अगर आप सिर्फ प्रिंटर लिखोगे तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, गलत। लेजर प्रिंटर या इंजेक्ट प्रिंटर इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Next part, the programmer needs to connect the printer to her computer. The printer is on the same desk as her computer. Give a suitable method of data transmission that could be used to connect the computer to the printer. Explain your choice and data transmission method. कि आपके पास कौन से मेथड के बारे में वो बात कर रहे हैं, किस चीज़ को लेके चल रहा है, तो आपने इसका जवाब प्रॉपरली बताना है इसको कि भाई हमारे पास क्या फ़ायदे हैं, क्या है, कि आप क्या सेलेक्ट करते हो। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पर क्या है, क्योंकि प्रिंटर जो है वो यूएसबी के थ्रू कनेक्ट हो रहा है, तो हम डायरेक्ट यहाँ बोलेंगे भाई सीरियल ठीक है। हमारे पास मेथड क्या है, सीरियल है। एंड नाउ यू कैन एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ द सीरियल, कि हमारे पास सीरियल की क्या क्या चीज़ें मेंशन है, कि सीरियल इज रिलायबल फॉर द स्मॉल डिस्टेंस वी कैन मेंशन, ठीक है, इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस एज कम्पेयर टू कंप्यूटर सिस्टम, कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें वहाँ मेंशन है। तो सीरियल वुड सेंड द डेटा इन ऑर्डर, हम बात कर सकते हैं। सीरियल यूजेज अ वन वायर, सो डेटा वॉन्ट बी स्क्विड, इट्स लाइकली टू हैव लेस एरर्स, ठीक है। देयर से इसमें एडमिशन, आपके पास जितनी चीज़ें आ रही, कितने नंबर का सवाल है, 6 नंबर का सवाल है। तो आपने प्रॉपरली डिटेल के अंदर मेंशन करना है। इसमें आप जो है वो ट्रांसमिशन को भी ऐड कर सकते हो कि आपकी जो
डेटा है वो किस तरीके से इस्तेमाल होगा। कि प्रिंटर है तो प्रिंटर आपका वन डायरेक्शन है तो वो उन चीज़ों को लेकर चलेगा। सीरियल would send data bit by bit. Serial use single single wire channel to transmit data। ठीक है, so data won't be skewed, there will be less chance of errors। ठीक है, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई भाई डेटा क्या कर रहा है, बिट बाई बिट डेटा दे रहा है। ठीक है, all the bits is in proper order। ठीक है, जो कि आपके पास क्या करेगा, हेल्प आउट करेगा। सीरियल ट्रांसमिशन वुड बी इन एथुकेट वे, कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है हम किस तरीके से उसको लेके चलते हैं। ठीक है, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन इज मोर रिलायबल। ठीक है, हमने मल्टीपल पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए कि आपकी क्या डिस्टेंस है, क्या है क्या नहीं है, किन चीज़ों को लेकर चल सकते हैं, किन इन्फॉर्मेशन को बता सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर मेंशन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अबाउट एन इवन पैरिटी चेक इज यूज्ड टू डिटेक्ट एरर इन द डेटा आफ्टर इट हैज़ बीन ट्रांसमिटेड टू द प्रिंटर। क्या भाई इवन पैरिटी यूज़ किए, डिस्क्राइब हाउ एन इवन पैरिटी चेक्स डिटेक्ट एन एरर। अब हमें यहाँ पे पूरा मेंशन करना है कि भाई वो एरर किस तरीके से आइडेंटिफाई करता है। हमें उसको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि आपका डेटा किस तरीके से काम कर रहा है, कौन सी बिट आपकी पहले जा रही है, कौन सी बिट आपकी बाद में जा रही है, इवन पैरिटी है या ऑड पैरिटी है। ठीक है, सो 4 पॉइंट्स हमें कवर अप करने। तो वी ऑलवेज सेड सेंडर counts the numbers of ones in the data byte if the count is odd। ठीक है, the parity bit is set to 1 to make the total numbers of one even। If
the count is already even. The parity bit is set to 0 upon receipt. The printer count the ones if the total is odd and error has occurred during ट्रांसमिशन. ठीक है. Sender and receiver can decide which type of parity need to be used. ठीक है. डिटेल हमने बता दी, पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, एक एक पार्ट एक्सप्लेन कर दिया कि हमें कहाँ वो 0 करेगा, कहाँ 1 करेगा, एरर कब आएगा. अब डिसाइड भी करना है कि भाई सेंडर रिसीवर कौन सा यूज़ कर सकता है, जबकि बल्कि आई थिंक ऑलरेडी इसने यूज़ किया हुआ है, इवन पैरिटी ऑलरेडी यूज़ की हुई है, तो चेंज कर सकते हैं हम. यहाँ पे कर सकते हैं डिसाइड टू चेंज विच टाइप ऑफ द पैरिटी they wanted to or they need to use. 4 पॉइंट्स हमारे पास ऑलरेडी यहाँ तक कवर अप हो गए. इसके बाद एक्स्ट्रा है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो ये वाला पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कि इवन पैरिटी है तो वो ऑड को चेंज कर सकता है, डिफाइन कर सकता है आपका डेटा किस तरीके से चलेगा. सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is about an employee uses computer that has a von Neumann architecture to complete many different tasks in their working days. The computer has a central processing unit. Complete the table of components in the CPU and their descriptions. सबसे पहले इसने बात की dash. It sends signal to all the components in the CPU to manage the flow of the data through CPU. कि भाई CPU के अंदर कोई एक चीज़ है, CPU के मतलब क्या, CPU के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वहाँ पर सिग्नल जा रहा है. सिग्नल 2 जगहों पे किया जाता है, एक कंट्रोल यूनिट करता है और दूसरा कंट्रोल बस करती है. कंट्रोल बस को रिपोर्ट करना होता है कंट्रोल यूनिट को, और कंट्रोल यूनिट की जिम्मेदारी होती है कि वो सारे के सारे सिग्नल्स आपको भिजवाए कहाँ पर, सही कंपोनेंट के ऊपर. तो आपका पहला जवाब क्या आ गया, कंट्रोल यूनिट CU. सेकंड, इट्स कैरीज आउट ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस. जब भी वर्ड अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस की बात आ गई तो हमारे पास आता है अर्थमेटिक. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU. राइट नेम इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट नहीं, हम समझाने के लिए, बताने के लिए बोलते हैं. यहाँ पे भी लिखा हुआ देखो, अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस. तो एक्चुअल में जो नाम है वो क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है इसका प्रॉपर नाम. फिर हमारे पास बात आ गई कैशे की. कैशे आपके पास क्या करता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली टास्क को स्टोर करता है ताकि इंस्ट्रक्शन या डेटा की उसका एक्सेस लेवल क्या हो जाए, स्पीड अप हो जाए. तो हम लिखेंगे भाई इज स्टोर्स फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन and
डेटा टू स्पीड अप एक्सेस, कि उसका स्पीड अप एक्सेस बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, कैशे इस्तेमाल करते हैं. आफ्टर दैट वी हैव अ प्रोग्राम काउंटर. प्रोग्राम काउंटर इज ऑलवेज स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच. ये इसकी डेफिनेशन है. डायरेक्टली ये डिस्क्रिप्शन बोलो, डेफिनेशन बोलो, तो ये चीज़ हमारे पास हमेशा सेम रहती है. तो हम लिखते हैं इट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस of the next instruction to be fetched. ठीक है. प्रोग्राम काउंटर हमेशा अपने पास कौन सा एड्रेस रखता है, जो इंस्ट्रक्शन फेच होने वाली है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो फेच होगी. इसलिए जब डेटा CIR के पास होता है तो वो क्या करता है, इंक्रीमेंट बाय 1 कर देता है. अब प्रोग्राम काउंटर के बाद हमारे पास आता है इट्स कंट्रोल द नंबर ऑफ द फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल दैट आर परफॉर्म पर सेकेंड. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है यहाँ पर, क्योंकि इसने बोला इट्स कंट्रोल द नंबर ऑफ द फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल. हमने कहा ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो पूरे एग्जीक्यूट साइकिल को कंट्रोल कर रहा है, बट साथ ही साथ उसने एक वर्ड इस्तेमाल किया है, पर सेकेंड. पूरे कंपोनेंट्स में एक ही चीज़ है जो साइकिल्स को और पर सेकेंड को कंबाइन करता है, क्लॉक स्पीड या क्लॉक साइकिल. तो हमारे पास यहां पर क्या आता है, हम यहां पे लिखेंगे क्लॉक साइकिल या क्लॉक स्पीड. क्लॉक साइकिल या क्लॉक स्पीड दोनों एक ही चीज़ है, तो उसमें आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या हो रहा है. लास्ट पार्ट, it is store the data immediately before it is transmitted to RAM and immediately after it is received from the RAM. अब डेटा स्टोर कर रहा है, इमीडिएट की बात कर रहा है, ट्रांसमिट की बात कर रहा है, फिर इमीडिएट की बात कर रहा है, फिर रिसीव की बात कर रहा है. तो यहाँ पर हमारे पास इमीडिएट की जो बात कर रही है, डेटा की स्पेसिफिकली बात हो रही है, वो रैम से लोड भी कर रहा है, फेज डिकोड का साइकिल के अंदर भी हमें, तो हमारे पास आ जाता है मेमोरी डेटा रजिस्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, MDR. क्योंकि इसने स्टोर्स डेटा की बात करी. अगर ये स्टोर डेटा की बात नहीं करता तो यहाँ पे हम कंफ्यूज रहते कि यहाँ पे ये किसकी और किस लेवल के ऊपर हमें लेकर चल रहा है. गॉट इट. सो नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन व्हाई द कंप्यूटर इज नॉट एन एम्बेडेड सिस्टम. The computer is an example of a general purpose computer and not an embedded system. अब वो क्यों है? क्योंकि हम सिंपल सी बात है कि भाई embedded system is designed to perform a single task or set of a specific function. The computer is a general purpose because the user can perform many different tasks such as word processing, browsing, management and run full of operating system over here. तो हमारे पास ये मल्टीपल सिस्टम्स यहाँ पर आप मेंशन किए जा सकते हैं, या आप उनको बता सकते हो कि ये डेटा आपका किस तरीके से काम कर रहा है. लाइक कि आपके पास प्रोग्राम एम्बेडेड होता है, एम्बेडेड सिस्टम जो है वो छोटे से माइक्रो प्रोसेसर पे चलता है, और नॉट स्पेसिफिक आपके पास है, क्योंकि उसने बोला भाई नॉट एन एम्बेडेड सिस्टम. तो क्योंकि आप एम्बेडेड सिस्टम की प्रेफरेंसेस ज़्यादा हमारे पास हैं, हमें एम्बेडेड सिस्टम को ज़्यादा ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा. 2 पॉइंट का मार्क्स यहाँ पे 2 मेजर पॉइंट आपने मेंशन करने. इतनी चीज़ें हमने डिस्कस करी, यहाँ पर हम नॉर्मली मेंशन कर सकते हैं. एंड embedded system is designed to perform
set of specific function and a computer can perform many different tasks. ठीक है, या इसके साथ हम एक बात और ही मेंशन कर सकते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम कैन बी अ पार्ट ऑफ ए स्मॉल प्रोग्राम और स्मॉल डिवाइस एंड कंप्यूटर सिस्टम इज नॉर्मली स्टैंड अलोन डिवाइस. तो हम यहाँ पर एक पॉइंट ये भी मेंशन कर सकते हैं, एन एम्बेडेड सिस्टम can be part of a large device. However, a computer is normally stand alone. ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारे पास यहाँ पर कवर अप हो जाता है. क्या मैं 2 पॉइंट लिखने थे, या ऊपर वाला मेंशन करो या नीचे वाले को लेकर आप चल सकते हो. नेक्स्ट वन, a hospital has an technology. A hospital has a technology that is used when caring for its patient. One computer is an expert system that is used to help diagnosis of patient illness. The doctor inputs the patient symptoms into an interface and diagnosis is output. Describe how the expert system decided this diagnosis. जैसे हम सबको पता है एक्सपर्ट सिस्टम क्या यूज़ करता है, इन्फरेंस इंजन को इस्तेमाल करता है. थ्रू नॉलेज बेस आता है जिसके अंदर कलेक्शन हमारे पास आती है फैक्ट एंड फिगर्स के, जो कि ह्यूमन एक्सपर्ट ने सेव किए हुए होते हैं. वो सिम्टम्स को मैच करता है, देखता है कि कहाँ पर वो सिम्टम क्या है, रूल के हिसाब से मैच हो रहे हैं. अगर वो मैच हो जाते हैं तो वो लॉजिक स्ट्रक्चर या कंक्लूजन जो है वो बता के दे देता है कि भाई आपका डॉक्टर का आउटपुट कैसे निकल रहा है. ठीक है, एक्सपर्ट सिस्टम का तो काम ही है कि वो सिस्टम में सिम्टम रखो, चीज़ें दिखाओ और निकाल कर वो लेकर आएगा. So explanation over here, we can write 3 marks. Expert system uses an, अच्छा ये जो इसकी टर्मिनोलॉजी है ना ये लिखना ज़रूरी है. ओके, इसके पार्ट्स, इन्फरेंस इंजन टू सर्च input data through its knowledge base. ठीक है, नॉलेज बेस में क्या होता है, हम बोल सकते हैं a collection of fact and rules set by programmer or experts. ठीक है, उसके बाद it matches the patient input system symptom
against these rules using a series of if then logic structure to reach a conclusion. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या काम करता है, एक्सपर्ट सिस्टम काम कर रहा होता है. ओके, नेक्स्ट पार्ट. The hospital has a robot that is used to perform a surgery. A doctor controls the robot from the different location to perform surgery on a patient. One feature of the robot is that it is as electrical component. Give two examples of electrical components of a robot. ठीक है, हमारे पास सिंपल सेंसर्स. सेंसर्स क्या करते हैं, सेंस सराउंडिंग डेटा. ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या आ गया, डिग्री ऑफ मूवमेंट, जिसमें हमारे पास क्या लगा हुआ है, एक्चुएटर होता है. मेक्स मूवमेंट ऑफ अ रोबोट. ठीक है, रोबोट की मूवमेंट हमारे पास आ गई. एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द रोबोट टू परफॉर्म सर्जरी. अब इसमें आपके पास मल्टीपल इंफॉर्मेशन आ सकती है. हम यहाँ बात कर सकते हैं कि हमारा जो डेटा है या जो हमारे सेंसर्स हैं, ठीक है, ट्रेवल अपने आपके जो डॉक्टर है उसको ट्रेवल करने की ज़रूरत नहीं हो सकती. इट कैन बी डन विथ एनी स्पेशल डॉक्टर इन द वर्ल्ड इमीडिएटली विदाउट नीडिंग टू वेट टू ट्रेवल टाइम. रिड्यूस द वेटिंग टाइम फॉर द पेशेंट. सेफ ट्रेवल कॉस्ट. सर्जरी विल रिवॉर्ड इनहांस द प्रिसाइज एक्यूरेसी. गलती के चांसेस कम होंगे. ठीक है, रिकवरी टाइम मे बी शॉर्टर. कंपोनेंट यूज बाय द बॉडी के मच बी स्मॉलर देन द ह्यूमन हैंड्स. सर्जरी हमारे पास क्या हो सकती है, सेफर हो सकती है. सर्जरी में हैव अ हायर रेट ऑफ सक्सेस. तो ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो. ओके, अ डॉक्टर doesn't need to travel to the hospital. ठीक है, it can be done by any specialist doctor in the world. Reduce the waiting time for the patient. Surgery with doctors, with robots enhance accuracy.
एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखते, 4 पॉइंट मांगे, हम यहाँ पे लिखते द सर्जरी इज सेफर और मोर हाइजेनिक। ठीक है, तो दीज आर द मल्टीपल एडवांटेजेस विच वी कैन यूज, कि जहां पर रोबोट्स को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पार्ट 3, एक्सप्लेन द वन डिसएडवांटेज। एक्सप्लेन द वन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग द रोबोट टू परफॉर्म अ सर्जरी। तो हमारे पास सबसे पहले हार्डवेयर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, रोबोट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो हम लिख सकते हैं। रोबोट कैन बी हैक्ड, क्योंकि सिस्टम है वो कोई हैक हो सकता है। रोबोट का जो हार्डवेयर है इट्स माइट जनरेट माल फंक्शन। ठीक है, द इंटरनेट कनेक्शन कैन ऑल्सो कॉज अ इशू, आपकी जो एक्यूरेसी आएगी वो नहीं आएगी उस तरीके से। जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है, हम बात कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि भाई द रोबोट hardware could malfunction during the surgery ठीक है, which cause issue। ठीक है, रोबोट कैन बी हैक्ड, रोबोट इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू। ठीक है, तो मल्टीपल डिसएडवांटेज हो सकते हैं, हार्डवेयर है, कहीं पे भी हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किस तरीके से ये वाला पार्ट जो है वो आपका चल सकता है या बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, पेशेंट यूज अ वेब पेज टू लॉग इन इनटू देयर अकाउंट टू पे फॉर द ट्रीटमेंट दे हैव रिसीव्ड इन द हॉस्पिटल। द पेशेंट एंटर द यूनिफॉर्म यानी URL for the web page into their browser and the web page is requested and displayed. Complete and annotate the diagram to show how the web page is requested for the patient. Number 1, सबसे पहले किसी भी एनोटेड डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, डायग्राम को बनाने के लिए, उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपके ब्रेन में होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम इस टॉपिक को देखें, ये जो टॉपिक हमारे पास है, इसने क्या किया, यूज़र ने क्या एंटर किया, URL एंटर किया, कहाँ पर एंटर किया, इनटू देयर वेब ब्राउज़र। वेब पेज ने क्या किया, रिक्वेस्ट की डिस्प्ले को, और आखिरी में वेब पेज क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। अगर आप बात करें, अगर हम इसकी थ्योरी की तरफ जाते हैं कॉन्सेप्ट वाइज, तो हम ये बोल सकते हैं भाई सबसे पहले वेब ब्राउज़र ने क्या किया, एक आपका जो URL है उसकी एंट्री रिसीव के लिए कि भाई यूज़र ने एक IP डाली है, वो URL किसके पास जाएगा, DNS के पास जाएगा, और DNS क्या करेगा, उस टेक्स्ट बेस्ड URL को कन्वर्ट कर देगा IP एड्रेस के अंदर। वो IP एड्रेस सर्च की जाएगी कहाँ पर, आपकी जो दुनिया की जो वेब सर्वर की IPs हैं उसके साथ, और उससे पहले वो सबसे पहले अपने पास चेक करेगा DNS 1 और DNS 2 आपस में चेक करेंगे कि उनके पास डेटा है नहीं है। जिसके पास उसका डेटा मिला, ठीक है, डेटा मिला, वो डेटा को क्या करेगा, उसकी IP को रिप्लाई करेगा। किसको रिप्लाई करेगा, वेब ब्राउज़र को। वेब ब्राउज़र देन सर्च करेगा उस वेब सर्वर को, फिर वेब सर्वर क्या करेगा, अपने पास से उस वेब पेज को रिस्पॉन्स करेगा, जो कि पेशेंट के कंप्यूटर के ऊपर वेब पेज ओपन होने के लिए किया जाएगा। लाइक सो अब हमारे पास मल्टीपल इंफॉर्मेशन हैं।
सो वी हैव क्रिएटेड फ्यू बॉक्सेस ओवर हियर. इन बॉक्सेस का एक अपना अपना काम है कि कौन डेटा को कैसे लेकर आ रहा है, कहाँ पर चेक कर रहा है, और उसके बाद वो वैल्यूज़ आपस में क्या होंगी, कम्युनिकेट करेंगे. तो अगर हम हमारे पास यहाँ पर डेटा की बात करें, हमारी इन्फॉर्मेशन की बात करें, तो सबसे पहले आईपी कहाँ जाती है, DNS1 के पास जाती है. ठीक है, DNS1 हमारे पास होता है और DNS2 होता है. DNS1 से 2 में जब जाएगा जब DNS1 को कोई फाइल नहीं मिली, या DNS2 के पास कोई फाइल है वो वहाँ से हमें नहीं मिली, तो यहाँ पे करेगा भाई सर्च फॉर मैचिंग आईपी. यहां पर आपके पास आएगा भाई इफ URL नॉट फाउंड, सेंड टू अनदर DNS. ठीक है, सबसे पहले तो डेटा आपका क्या करता है, डेटा सबसे पहले आपके पास जाता है कंप्यूटर में, जैसे उसने एंटर किया वो जाएगा DNS के पास. डेटा सबसे पहले किसके पास गया, DNS के पास. वो DNS के पास डेटा क्या गया, उसने क्या एंटर किया था, URL. ठीक है, इसलिए वो क्या चेक कर रहा है, URL की IP चेक कर रहा है. अगर पहले DNS पे उसको डेटा नहीं मिला तो वो दूसरे पे जाएगा, अगर दूसरे पे नहीं मिला तो वो दोबारा कहाँ आएगा, पहले पे आएगा. और जैसे उसको डेटा मिल जाता है, ठीक है, ये आपस में कनेक्ट होते हैं इस तरीके से कि ये आपस में लिंक बना रहे हैं. अब जैसे डेटा उसको मिल गया, DNS वेब ब्राउजर को क्या करेगा, रिप्लाई करेगा. क्या चीज रिप्लाई करेगा, IP एड्रेस. यहां पे क्या है हमारे पास, IP एड्रेस आ गया. अब जब IP एड्रेस इसके पास आ गया तो वो IP एड्रेस से रिक्वेस्ट जाएगी कहां पर, आपके वेब सर्वर की तरफ. ठीक है, तो ये IP रिक्वेस्ट सेंड इट टू वेयर, वेब सर्वर. ठीक है, और वेब सर्वर क्या करेगा, रिप्लाई बैक करेगा एक प्रॉपर वेब पेज को. अब इसने रिप्लाई क्या किया, वेब पेज डेटा. ये सारी चीजें इसने यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन की हैं कि भाई URL एंटर किया, URL किसके पास जाएगा, DNS1 के पास. सर्चिंग करेगा IP मिली नहीं मिली, अगर नहीं तो वो दूसरे DNS के पास जाएगा. अदरवाइज इन दोनों DNS के अंदर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पहले से गिवन होती है कि जब कभी भी हम अपना URL बुक करवाते हैं, परचेज करते हैं, तो उसके अगेंस्ट हमें एक स्टैटिक IP मिलती है. ठीक है, जो चेंज नहीं होती है. URL एक टेक्स्ट बेस्ड एड्रेस है जो DNS क्या करता है, उसको रिप्लेस करता है या कन्वर्ट करता है IP के अंदर, रिस्पॉन्ड बैक करता है वेब ब्राउजर को. वेब ब्राउजर उस IP रिक्वेस्ट को लेके जाता है वेब सर्वर के पास, और फिर वेब सर्वर उसको रिप्लाई करता है वेब पेज का डेटा, ताकि उसकी स्क्रीन के ऊपर वो इंफॉर्मेशन क्या हो जाए, ओपन हो जाए. A patient is making a payment through a secure connection. The secure connection created using a SSL. ठीक है, उसने क्या इस्तेमाल किया है, SSL को इस्तेमाल किया प्रोटोकॉल के अंदर. एक्सप्लेन हाउ सिक्योर, ठीक है, एक्सप्लेन हाउ सिक्योर कनेक्शन इज क्रिएटेड यूजिंग द SSL. अब यहाँ पर आपने पूरी SSL की जन्म कुंडली या उसकी हिस्ट्री या उसके जोग्राफी, जो भी चीज़ आप बात करो, वो सब कुछ आपने मेंशन करना है कि वेब ब्राउज़र सबसे पहले रिक्वेस्ट करता है सर्वर को टू आइडेंटिफाई इटसेल्फ. सर्वर अपने पास से एक सेंड कॉपी भेजता है जिसको हम SSL कहते हैं, जो कंटेन करती है एक पब्लिक की. ठीक है, विच कंटेन द पब्लिक की. द ब्राउजर वेरीफाई द सर्टिफिकेट विद द ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटी. कि एक थर्ड पार्टी टूल इसके अंदर आता है, अपने जिसको हम अथॉरिटी कहते हैं. वंस दे वेरीफाइड, द वेब ब्राउजर सर्वर एग्री ऑन अ सेशन की. सेशन की यूज आती है जो हम असिमेट्रिक को यूज करते हुए कह सकते हैं, हैंडशेक के ऊपर हम कह सकते हैं असिमेट्रिक की जो हैंडशेक टेक्निक होती है, प्रोटोकॉल होता है, उसको यूज करता है. देयरफॉर यूज सेमेंटिक इंक्रिप्शन फॉर ऑल द ट्रांसमिशन ड्यूरिंग द डेटा. ठीक है, तो हमारी ये सारी ट्रांसमिशन आती हैं
इसके अंदर हम जितनी इंफॉर्मेशन लिखना चाहें आप सब कुछ लिख सकते हो कि कनेक्शन कैसे बनेगा, यूजिंग करेगा, और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, एसएसएल सर्टिफिकेट आता है। तो हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। द ब्राउज़र request that the server identifies itself. The server send a copy of its SSL certificate. डिजिटल सर्टिफिकेट होता है ये, which contains its public key. The browser verifies the certificate with a trusted certificate authority. जिसने उसको प्रोवाइड किया सर्टिफिकेट उससे करेगा। Once verified, the browser and वेब सर्वर, सर्वर बोलो वेब सर्वर बोलो एक ही बात है, वेब सर्वर एग्री ऑन अ सेशन की by using asymmetric encryption and thereafter use semantic encryption for all the data transmitted during the session. ठीक है, द लॉन्ग डिटेल अबाउट द एसएसएल, क्योंकि एसएसएल आपकी कॉम्बिनेशन काम करता है आपके एसिमेट्रिक के अंदर। एसिमेट्रिक में हमारे पास टीएलएस की एक एन्क्रिप्शन होती है, हैंडशेक, जो पब्लिक और प्राइवेट की के साथ चलती है। एक सेशन की होती है, जैसे आप अपना ब्राउज़र बंद करते हो तो वो सेशन की क्या होती है, क्लोज हो जाती है, और फिर उसके बाद आपका डेटा कंप्लीट रहता है। ठीक है, सिक्योर रहता है। इतना आसान नहीं होता उसको फिर क्या करना, ब्रेक करना। गॉट इट?